गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश पवार। आज हम जो है कक्षा 10 के विषय भूगोल के भाग में से जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं सांगरिया आदर्श स्कूल सीनियर सेकेंडरी से हूँ। तो आज बात करते हैं कक्षा 10 के टॉपिक जल संसाधन के बारे में। वैसे सभी को पता है नॉर्मली कि संसाधन वे समस्त वस्तुएं होती है जिनका उपयोग मानव अपने लिए करता है। तो जल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन है जो दैनिक जीवन में हमारे काम आता है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैसे यदि हम माने तो संपूर्ण पृथ्वी को 100 मान लिया जाए तो इसके 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल भाग है। यदि हम विभाजन करें इस जलीय भाग का भी तो इस 71% जल के भाग को बांटे हम तो इसमें 97% महासागरों में जल पाया जाता है। शेष 3% भाग जो है हम उसको कह सकते हैं मीठा जल या पीने योग्य जल। इस 3% जल के भाग का भी यदि हम अलग विभाजन करें या इसको अलग से हटाने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि इस 3% में 69% भाग जो है उनसठ भाग हिम के रूप में या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 30% भाग भूमिगत जल के रूप में है तथा 1% भाग जल जो है जिसका उपयोग हम पीने योग्य जल के रूप में सिंचाई, पेयजल आदि कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि महासागरों में जल तो विशाल मात्रा में है, लेकिन जो मानव के लिए उपयोगी है वह उस भाग का मात्र 1% या उससे भी कम। इसलिए जल महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए जल संसाधन का अधिक महत्व है। बात करें कि हम इस जल को व्यर्थ होने से कैसे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है जल का प्रबंधन किया जाता है, जिसे हम जल प्रबंध या जल प्रबंधन कहते हैं। यदि जल प्रबंधन को हम परिभाषित करें तो हम उसको इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे हर साल वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो है पहाड़ों से नदियों के माध्यम से भूमिगत हो जाता है। फिर अब बहता हुआ जल आगे चलता है सरिताओं के माध्यम से, नदी नालों के माध्यम से जाकर या तो कहीं विलुप्त हो जाता है या फिर महासागरों में जाकर समाप्त हो जाता है। परंतु इस व्यर्थ बह रहे जल का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसी को जल प्रबंधन कहते हैं। यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लें तो हम ये कह सकते हैं व्यर्थ बह रहे वर्षा के जल का व्यर्थ बह रहे वर्षा के जल का सदुपयोग कर विवेकतापूर्ण प्रयोग में लाना ही
जल प्रबंधन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यर्थ बह रहे वर्षा के जल का सदुपयोग करना तथा उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। आगे हम बात करें तो इस जल का प्रबंधन किस प्रकार किसके द्वारा किया जा सकता है। तो जो जल ऐसे ही व्यर्थ हर वर्ष बह जाता है उसको रोक कर उसका उपयोग किया जा सकता है और उसको रोक को उपयोग करने के लिए हमें बांध बनाने पड़ते हैं। बांध को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी पुकारता है। बहुउद्देशीय इसलिए होता है क्योंकि नदियों का जो व्यर्थ जल बह रहा है उसका हम उपयोग करें, उसको रोकें, उस जल को रोककर पीने योग्य जल, सिंचाई के लिए जल, उसमें मछली पालन किया जा सकता है, मनोरंजन के लिए नावें चलाई जा सकती है। बांधों के द्वारा जो है जल भूमिगत होता है जिससे भूमिगत जल के भराव की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार इसके खूब सारे उपयोग होने के कारण बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो भारत में भी जो है इस जल प्रबंधन के तहत कई योजनाएं चलाई गई जिसके माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये योजनाएं जो है दो प्रकार से प्रारंभ की जाती है, एक केंद्र सरकार के द्वारा और दूसरी राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं प्रारंभ की जाती है। यदि हम केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाओं के बारे में ज्ञात करें जो हमारे कोर्स में है तो उसमें जो है भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर महानदी रिहंद सागर परियोजना, कोसी बांध, टिहरी परियोजना इत्यादि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राज्य सरकारों के द्वारा की गई योजनाओं के बारे में याद करें तो प्रत्येक एक राज्य या एक से अधिक राज्य मिलकर भी इन योजनाओं का निर्माण करते हैं जिनमें प्रमुख है चंबल योजना या चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश, चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की मिलीजुली परियोजना है। इसके अलावा नागार्जुन परियोजना, ये परियोजना आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। आगे हम बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश की मिलीजुली परियोजना है। यदि हम बात करें तो ये जो है प्रमुख परियोजना है जिनके बारे में प्रश्न भी बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का
आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस नाम से जाना जाता है, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नाम से पुकारा है? तो आधुनिक भारत का मंदिर। अब हम केंद्र सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं हैं दी गई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम आती है भाखड़ा नागर परियोजना। यह परियोजना स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम सबसे बड़ी परियोजना है। इसका प्रारंभ 1948 में हुआ और यह 1968 तक बनकर 1963 में बनकर संपूर्ण हुई। भाखड़ा और नागर दोनों ही जो है अलग अलग बांध बने हुए हैं इस परियोजना में। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी। तो भाखड़ा बांध कहाँ बनाया है? भाखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जल को रोकने के लिए इससे 13 किलोमीटर नीचे जो है एक और बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम है नागर बांध। और ये नागर बांध जो है नौकन नामक स्थान पर पंजाब में बनाया गया है। भाखड़ा नागर परियोजना भारत की सबसे प्रमुख, पहली और सबसे बड़ी परियोजना है। यह परियोजना 3 राज्यों से मिलकर बनी है। यदि इनके राज्यों के नाम हमको याद करने हो तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है पहरा। इस योजना में जो है 3 राज्य सम्मिलित है, 3 राज्यों की शिफ्ट है। प से पंजाब, ह से हरियाणा और र से राजस्थान। जो यदि पूछा जाए कि भाखड़ा नागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा बांध 518.16 मीटर ऊंचा है तथा 167.64 मीटर 518.16 मीटर लंबा है तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। इसके बारे में कहा जाता है कि भाखड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ विश्व के सबसे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। तो वो कौन सा बांध है? वह है भाखड़ा नागर बांध। तो भाखड़ा नागर बांध सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे ऊंचा
बांध है। इस बांध के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस बांध में जल के भराव की क्षमता विश्व के प्रमुख बांधों के बराबर है या उनसे ज्यादा भी है। यदि इस बांध की जल भराव क्षमता इतनी अधिक है कि यदि भविष्य में कभी ये बांध टूट जाए तो इसके बाढ़ का पानी जो है पाकिस्तान तक भी पहुंच सकता है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विराट चमत्कारी वस्तु कहा है तथा एक अन्य नाम से पुकारा है। इसे पुनरुत्थित भारत का मंदिर भी कहा गया है। अब बात करें हम हमारी दूसरी परियोजना, अगली परियोजना जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। दूसरी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जिसको शॉर्ट में DVC अर्थात दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ 7 जुलाई 1948 में हुआ। ये भी भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ की गई प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। दामोदर नदी का उद्गम, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार की पलामू पहाड़ी से होता है। यहां से यह नदी बहकर आगे पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है और उसके बाद ये आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इस परियोजना को प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य था कि दामोदर जो नदी है ये हर वर्ष अपने साथ भीषण बाढ़ लेकर आती थी। बाढ़ के कारण यहाँ पर जान और माल का नुकसान होता था, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी हर वर्ष अपने साथ बड़ी मात्रा में जल लेकर आती थी और जिससे भीषण बाढ़ आ जाती थी और बंगाल में ज़्यादा हानि होती थी, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल की 2 जिले हैं, वर्धमान व बांकुड़ा। इन दोनों स्थानों पर जो है दामोदर नदी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण भारी नुकसान होता था और इस नुकसान को पूर्ति करने के उद्देश्य से दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ की गई 7 जुलाई 1948 को। इस परियोजना का निर्माण भारत के
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की TBC अर्थात टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना को देखकर कौन सी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई भारत में? तो वो है दामोदर घाटी नदी परियोजना। यह परियोजना झारखंड और पश्चिमी बंगाल की मिलीजुली परियोजना है। झारखंड व पश्चिमी बंगाल की मिलीजुली परियोजना है। इसके अलावा इस नदी पर अन्य कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें बराक, बुकाम, सोनार इत्यादि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सुना तो यह आज का वीडियो दामोदर घाटी का यहाँ तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।